वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास पहचानने की ट्रिक, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर MCQs बनते हैं। MCQs में कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतिदिन, है ना, और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो ये MCQs के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। एंड अगर 5 मार्क्स के हिसाब से अपन देखें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि समास की परिभाषा लिखो एंड कितने प्रकार के समास होते हैं उसको एक्सप्लेन करो। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। और MCQs में सिर्फ इतना पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे और फिर उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा समास होता है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं, समास पहचानने की ट्रिक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है गाइस मेरे संस्कृत के नोट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भी सेम नोट्स बनाने हैं एज इट इज़। तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है एंड आपको ये नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले तो इतना लेना आप, एंड उसके बाद इतना, फिर इतना, फिर मैं आपको कॉपी पलट के बताती हूँ, ठीक है। इतना, फिर उसके बाद इतना, ये, और फिर उसके बाद रुको बताती हूँ, उसके बाद ये, फिर इतना, फिर इतना, और फिर इतना। बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको एक एक समास अच्छे से एक्सप्लेन करते जाती हूँ और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको इसकी मास्टर ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से समास को पहचान सकते हो कि ये एग्जाम्पल दिया है तो इसमें कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले हम समास का अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। समास का मतलब क्या होता है? तो समास का मतलब होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, या फिर जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो इसे समास कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ तो लिया, अब इसका मीनिंग क्या होता है। संक्षेप मतलब क्या होता है? संक्षेप मतलब होता है छोटा, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पद या दो या दो से अधिक शब्द दिए जाते हैं उनको और छोटा कर दिया जाता है तो उसको समास कहते हैं। तो ये समास का अर्थ हो गया और डेफिनेशन भी यही हो गई। अगर एग्जाम में आता है कि समास की डेफिनेशन लिखो और उसके प्रकार लिखो, तो डेफिनेशन में आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जान लेने होते हैं कि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। फिर संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है और समास पद को अलग करना विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो ये भी MCQs में कभी कभी आ जाता है कि संधि को अलग करना क्या कहलाता है, तो वो विच्छेद कहलाता है और समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। यहाँ से MCQs में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर समास के प्रकार, तो जैसे आपको पता ही होंगे शायद, मैं भी समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, सेकंड होता है कर्मधारय समास, थर्ड होता है फिर द्विगु समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है तत्पुरुष समास। समास के प्रकार में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं संस्कृत में। अब इस समास में क्या होता है? पूर्व पद अव्ययी प्रधान होता है। अगर आपको डेफिनेशन में लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो कि इस समास में पूर्व पद अव्ययी प्रधान होता है, ठीक है। और इसकी मैं पहचानने की ट्रिक बताऊं आपको, तो वो होता है उपसर्ग लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रतिदिनम, ठीक है। प्रतिदिन में दिन, दिन, प्रति, यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है। जैसे प्रतिदिन लिखा है तो इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो उसकी पहचानने की ट्रिक यही होगी कि अव्ययी भाव समास में जो भी एग्जाम्पल दिया होगा उसका जो प्रथम पद है, अब इसको यहाँ से तोड़ेंगे, देखो प्रतिदिनम, प्रति को अलग कर देंगे एंड दिनम को अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रति हो गया, ये पूर्व पद हो गया, और जो दिनम है ये उत्तर पद हो गया। तो इसमें पूर्व पद होता है वो अव्ययी प्रधान होता है, ये डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन ट्रिक क्या है कि इसमें जो पहला पद होता है उसमें उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। तो ये प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। और सेकंड एग्जाम्पल है अधिहरि, तो इसमें अधि क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। ये
हरौ इति, हरि के विषय में। ठीक है, अब सेकेंड समास आता है कर्मधारय समास। ठीक है, इसको संस्कृत में विशेषणम विशेष्यण बहुलम। ठीक है, अब इस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, ये डेफिनेशन में भी आपको लिखना है एंड पहचानने की ट्रिक भी यही है कि इसमें पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल महादेव। ठीक है, महादेव में अब पूर्व पद क्या है, महा, और ये जो देव है ये है उत्तर पद है। ठीक है, इसमें तो महान चासो देव, महान है जो देव, तो यहाँ पे महान क्या हो गया, महान विशेषण है, इसलिए इस महादेव में कर्मधारय समास है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है घनश्यामः, घन इव श्यामः। ठीक है, बादलों के समस्त श्याम, यहाँ पे बादल क्या होगा, जो घन है ना, ये हो गया विशेषण, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक है, थर्ड नंबर का समास आता है अपना द्विगु समास। ठीक है, इसको बोलेंगे संख्या पूर्वक द्विगु और सबसे आसान समास यही है, मुझे तो सबसे आसान यही लगता है द्विगु समास। अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, इस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है, डेफिनेशन में भी आपको यही लिखना है एंड पहचानने की ट्रिक भी यही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंचगवम, पंचाना गवानाम समाहारः, 5 गायों का समूह। ठीक है, यहाँ पे जो पंच है, पंच मतलब 5, तो जो पूर्व पद है, पूर्व पद कितना हो गया, पंच गवम, तो पंच हो गया पूर्व पद और गवम जो है वो उत्तर पद है, तो उसमें पूर्व पद संख्या बोधक होता है, पंच लिखा है तो ये 5, तो ये संख्या बोधक हो गया। ठीक है, वो इसलिए इसमें द्विगु समास आएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है चतुर्युगम, चतुर्नो युगानाम समाहारः, 4 युग। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, संख्या बोधक हो गया 4, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। फिर है त्रिभुवन, अगला एग्जाम्पल, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, क्योंकि त्रि आया है, तो त्रि क्या हो गया, 3 संख्या बोधक हो गया। चौथे नंबर का समास है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसको संस्कृत में बोलेंगे अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इस समास में पूर्व व उत्तर पद के स्थान पर कोई अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको डेफिनेशन में लिखना है एंड पहचानने की ट्रिक ये है कि जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद दोनों इसमें पद प्रधान नहीं होते, कोई अलग ही पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल दशानन। ठीक है, दशानन मतलब दश आननानी यश, 10 है मुख जिसके, मतलब जिसके 10 मुंह हैं, तो वो कौन हो गया, वो हो गया रावण। तो इसमें ना दशा जो पूर्व पद है वो और जो नन है जो उत्तर पद है वो दोनों ही प्रधान नहीं है, इसमें कोई और ही प्रधान है, तो प्रधान कौन है, रावण, इसीलिए इसमें क्या आ गया, बहुव्रीहि समास आ गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यशः, चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है, विष्णु, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अगला समास है हमारा और 5th नंबर का समास है वो है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद है, डेफिनेशन में आपको इतना लिखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास के मुख्य 3 भेद हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है एकक्षेप द्वंद्व। ठीक है, तो पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, तो इसमें दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल माता पितरौ। ठीक है, माता च पिता च, अब इसमें माता का अस्तित्व अलग है, अपना अस्तित्व है, और पिता का अपना खुद का अस्तित्व है, इसलिए इसमें होगा इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, फिर दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, इसमें पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरोहत्रम, अहह च रात्रि च, रात और दिन, रात और दिन, देखो ये समूह में आ गया ना, रात और दिन, इसलिए यहाँ पे समाहार द्वंद्व है। गद्य काव्यम, गद्य च काव्यम च, गद्य और काव्य ये भी दोनों समूह में आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समाहार द्वंद्व होगा। तीसरा होता है एकक्षेप द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है। फॉर एग्जाम्पल पितरौ। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें 2 शब्द होते हैं, लेकिन वो 2 शब्दों को मिला कर क्या बोला जाता है, वो होता है एकक्षेप द्वंद्व। फॉर एग्जाम्पल पितरौ,
माता च पिता च, माता और पिता, माता और पिता को दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, पितरौ, इसलिए इसमें एक शेप द्वंद्व होगा। दूसरा है पुत्रौ, ठीक है, पुत्री व पुत्र च, पुत्री और पुत्र दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, पुत्रौ, इसलिए इसमें एक शेप द्वंद्व है। अब छठे नंबर का और सबसे लास्ट वाला समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लो, गंगा जलम, ठीक है। गंगा जलम में गंगा पूर्व पद है और जलम उत्तर पद है। तो गंगा जलम आनई, यहाँ आनई इस क्रियापद के साथ जल का ही साक्षात संबंध होता है, अतः यहाँ जल इस उत्तर पद का अर्थ है प्रधान है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास है। यहाँ पे जल जो है उत्तर पद है वो प्रधान है। प्रधान कैसे हो गया, जैसे गंगा लिखा है, ठीक है। तो गंगा एक नदी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जल का नाम दिया है, गंगा जल, तो यहाँ पे जल क्या हो गया, प्रधान हो गया, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। और एंड में मैं आपको मास्टर ट्रिक बताने वाली थी। तो मास्टर ट्रिक ये है कि जितने भी समास हैं उनके सारे नाम मैंने एक साथ लिख दिए हैं एंड उनकी ट्रिक शॉर्टकट में लिख दी है, ठीक है। पहला था अव्ययी भाव समास, उसकी ट्रिक है उपसर्ग। देखो इसमें इन सब में पहला पद ही देखना है आपको, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद या पहला शब्द था वो उपसर्ग उसमें लगा होना चाहिए। कर्मधारय समास में विशेषण होना चाहिए पहला पद। द्विगु समास में संख्यावाचक होना चाहिए। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है या फिर अधिकतर भगवान के नाम होते हैं उसमें, ठीक है। पर्यायवाची के समान अधिकतर भगवान के नाम होते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है। और फिर द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में बराबर होना चाहिए, जोड़े में होता है अधिकतर इसमें, जैसे रात हो गया, दिन, रात और दिन, माता और पिता, ऐसा होता है, ठीक है। सुख और दुख ऐसा होता है। इसके 3 प्रकार थे, इतरेतर, समाहार और एकशेष, ठीक है। तो इतरेतर में दोनों अलग अलग होते हैं इसकी ट्रिक में, ठीक है। समाहार में समूह में होते हैं और एकशेप में एक ही पद होता है, ठीक है। और फिर तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। मैंने आपको जो भी पढ़ाया आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। बस इसमें से 3 ही क्वेश्चन, मतलब 3 क्या 2 ही क्वेश्चन बनता है। पहला ये बनता है कि समास की परिभाषा लिखो, उसके 6 प्रकार लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, बस। ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आता है संस्कृत के पेपर में। और दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज में से बनता है। तो एमसीक्यूज में से ये बनता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल दशानन है, दशानन में कौन सा समास है, तो उसमें बहुव्रीहि समास हो गया, तो ये क्वेश्चन बनता है। वो ट्रिक्स आप याद कर लेना एमसीक्यूज बनाने के लिए। और बाकी जो लिखने का है 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।